क्या बीजेपी सरकार सच में सबका साथ सबका विकास का नारा भूल चुकी है? क्योंकि जो बीजेपी 2011 में कम्युनल बिल का विरोध कर रही थी, जिसका विरोध होना चाहिए था, वही काम आज खुद करते नहीं दिख रही है। पहले जाति जनगणना की मंजूरी, अब यूजीसी के नए कानून को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है। हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं, जिनमें मैं भी खुद हूँ। क्यों करते हैं? तो जातिगत मामलों को सॉल्व करने की बजाय गलत तरीके से समाधान निकालने की कोशिश दिखती है हमें। भले इनका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वही काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी के बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अभी हुआ है उस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि क्या इससे समाज में नफरत नहीं फैलेगी? और आप ये कानून बनाते वक्त क्या सोच रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। असली फर्क तब पड़ता है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। आप कहते हैं कि ये सब भेदभाव खत्म करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर 90% मामलों में इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए होने लगे तो आप क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? क्योंकि जाति एक समस्या है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसका समाधान जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। मान लीजिए किसी को कैंसर है, ठीक है, और आप उसे पैरासीटामोल की गोली दे रहे तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि बीमारी और बढ़ती चली जाएगी, ये फैक्ट है। ठीक वही हाल इस नीति का दिख रहा है। इसमें कैंसर है वही जाति समस्या, और पैरासीटामोल की गोली उसकी दवाई। क्या इससे ठीक हो जाएगा कैंसर? या तो आपको इसका समाधान करना नहीं आता, या फिर आप करना नहीं चाहते, क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं। और ये किसी भी हालत में समस्या को खत्म करने का समाधान नहीं हो सकता है। ये बात मैं पूरे जोर से कह रहा हूँ। इससे बेहतर नीति और कानून बनाई जा सकती है, ये मेरा दावा है और खुला चैलेंज है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वहां कोई खास विचारधारा का आदमी बैठा हुआ। अब जरा रुक करके तथ्यों पे आते हैं, ठीक है? क्योंकि 14 जनवरी 2026 को यूजीसी का नया कानून आया है, और हम यहाँ सारे कानून की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन बिंदु को देखेंगे जिन पर विवाद खड़ा हुआ है। एक एक करके बारी बारी से देखते हैं, ठीक है? इस कानून के अनुसार पीड़ित सिर्फ SC, ST और OBC माने जाएंगे। यानी अब किसी की तकलीफ इस बात से तय होगी कि उसकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, इस बात से आपकी तकलीफ देखी जाएगी। और सच पूछिए तो शर्म आनी चाहिए इसलिए। मैं SC, ST या OBC किसी के खिलाफ नहीं हूँ। इनके साथ जो कुछ भी होता है उसके आंकड़े में दिखाए जाते हैं, या फिर अब जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो वाकई शर्मनाक है ये चीज। इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ समाधान का है। जो समाधान दिया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आज की सच्चाई ये है, आपको मानना पड़ेगा। ये भेदभाव सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर ज्यादा होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। और ज्यादातर मामला भेदभाव का आर्थिक है, अभी के मामले में मैं बता रहा हूँ। और इस हकीकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सच्चाई में जनरल वर्ग के भी लोग आते हैं, जिनकी तकलीफ सिर्फ इसलिए अनदेखी कर दी जाएगी क्योंकि उनकी जाति किसी तय सूची में नहीं आती है। दूसरा और शायद इससे भी गंभीर मुद्दा ये है, सुनिए आप इसको। इस कानून के तहत अगर कोई झूठी शिकायत करता है, कोई बदला लेना चाहता है आपसे, ब्लैकमेल करना चाहता है, पर्सनल दुश्मनी जो भी है, मतलब बदला लेना चाहता है, उसे सजा नहीं होगी अगर वो पकड़ा भी जाता है कि उसने झूठी शिकायत करी है। इस कानून के तहत नहीं सजा होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, मजेदार और हैरान करने वाली बात यह है कि पहले के कानून में झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान था। यानी सिस्टम ये मानता था कि अगर कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस नए कानून में वही अंतिम लाइन हटा दी गई, और जैसे ही वो लाइन हटी कानून का संतुलन भी बिगड़ गया। अब सवाल सीधा है कि अगर किसी कानून में सजा का डर ही नहीं होगा तो उसका दुरुपयोग कौन रोकेगा? और जब निर्दोष लोगों को फंसाने का रास्ता खुला छोड़ दिया जाए तो फिर समाज में न्याय नहीं बल्कि डर फैलेगा। तीसरा पॉइंट और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस कानून में यह प्रावधान है कि जैसे शिकायत दर्ज होती है वैसे ही आरोपी शिक्षक या आरोपी छात्र को निलंबित किया जा सकता है, या फिर उसे कैंपस से दूर रखा जा सकता है। यानी अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है, अभी यह तय भी नहीं हुआ कि आरोप सही है गलत है, लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को सजा जैसी स्थिति में डाल दिया जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक जिसने सालों मेहनत करके अपनी पहचान बनाई हो, छवि बनाई हो, या एक छात्र जिसका भविष्य उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो,
सिर्फ एक झूठी शिकायत के आधार पर भी उसे क्लास से बाहर कर दिया जाए, कैंपस से दूर कर दिया जाए और बाद में ये साबित हो जाए कि आरोप झूठा था, तो जो मानसिक, सामाजिक और करियर का नुकसान हुआ उसको जिम्मेदार कौन हुआ? चौथा पॉइंट ये है कि इस कानून के तहत हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां ये कहा गया है कि यह कमेटी मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि जातिगत के आधार पर बनाई जाएगी। उनके प्रतिनिधित्व, यही मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, तो आप समझ जाओ, प्रतिनिधित्व, तो उसके आधार पर बनाई जाएगी, यानी योग्यता नहीं बल्कि पहचान को प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवा और ये खतरनाक पॉइंट है, अगर कोई संस्थान 30 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कॉलेज की मान्यता रद्द की जा सकती है। अब सुनने में यह कानून बड़ा अच्छा लगता है, भाई इतना रिएक्टिव, 30 दिन के अंदर मतलब उसे न्याय मिल जाएगा, यहाँ तक अच्छा लगता है सुनने, देखने में बाहरी परत में ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है? यहाँ खतरा ये है कि जल्दी के चक्कर में निर्दोष को फंसाया जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस सिस्टम में निर्दोष कौन होगा और आरोपी कौन होगा? निर्दोष वही होगा जिसे आरोपी बना दिया जाएगा, और आरोपी कौन बनेगा? जनरल वर्ग का व्यक्ति। मतलब उसकी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि वह जनरल में आता है, क्योंकि जब दबाव 30 दिन का हो, जब ऊपर से यूजीसी की तलवार लटकी हो, तो संस्थान सच खोजने की बजाय क्या करेगी? आसान रास्ता चुनेगी। आसान रास्ता क्या है? किसी एक को कुर्बान कर दो ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। छठा पॉइंट ये है कि मान लीजिए किसी ने आरोप लगा दिया, चलो ठीक है, अब मामला केस तक पहुंच गया, तो जिसने आरोप लगाया है उसका पूरा खर्चा यूजीसी उठाएगी। लेकिन जिस पर आरोप लगता है यानी जनरल वर्ग का व्यक्ति, उसे अपनी जेब से, अपने घर से पैसा लगाकर केस लड़ना पड़ेगा। और यहाँ सवाल बहुत सीधा है मेरा, क्या लगता है आपको, जनरल के घर पेड़ों पे पैसे उगते हैं या उनके बगीचे में सब्जी की जगह नोट उगते हैं? इसका जवाब अगर आपके पास है तो दीजिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि कानून बराबरी के लिए है और दूसरी तरफ एक ही मामले में दो अलग अलग आर्थिक नियम लगा देते हैं, जहाँ एक पक्ष को सरकारी मदद मिलती है और दूसरे पक्ष को अकेला छोड़ दिया जाता है। मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ठीक है, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि SC, ST या OBC भाई बहनों को न्याय ना मिले। मैंने शुरुआत में भी ये बोला था और अभी भी इसी बात पर कायम है। इनके साथ जो होता है वो गलत है, और अगर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसकी सुनवाई होना अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। यहाँ आम जनता की आपत्ति इस बात से होती है कि जब आप कोई नीति बना रहे हैं, जब आप कोई कानून बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके नुकसान और उसके असर को भी समझना चाहिए, क्योंकि कानून सिर्फ नियत से नहीं चलते हैं, उसके परिणाम से पहचाने जाते हैं। और अगर कोई नीति समाज को जोड़ने की जगह नई दीवार खड़ी करने लगे तो उस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है, और ये सवाल उठाना चाहिए। यार पहले ये जाति 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 जाति, इससे कम पीड़ित है समाज। यहाँ किसी भी छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी शिकायत सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जाति जाति कहां से आ जाती है, जब मुद्दा इंसाफ का है ना कि पहचान का। और सवाल यही है कि क्या सच में आपको लगता है कि ऐसी नीति से किसी को न्याय मिलेगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि इससे किसी भी वर्ग को असली फायदा नहीं होने वाला है, ना SC, ना ST, ना OBC और ना ही जनरल को। फायदा अगर होगा तो सिर्फ इनके नाम पे राजनीति करने वाले लोगों का होगा, जो जमीन की हकीकत से कटे हुए हैं। ऐसी नीतियों से समाज में असंतुलन पैदा होता है, नफरत फैलती है, और जब उस आग में जलने की बात आती है तो उसमें कोई एक जाति नहीं जलता है, पूरी आम जनता जलती है। जबकि नीति बनाने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं, ना तो उन्हें उस आग की गर्मी लगती है और ना ही उसके असर की जिम्मेदारी वो उठाते हैं। यही वजह है कि सवाल नीति की मंशा पर नहीं बल्कि उसके नतीजों पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नतीजा समाज को बांट रही है तो ऐसी नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है, और सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ठीक है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं? आपको गारंटी देना होगा कि ये जनरल और SC, ST, OBC के बीच और कानून व समाज के बीच कोई दरार नहीं बढ़ेगी इस नीति से। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि इससे किसी के मन में नफरत, शंका या दूरी पैदा नहीं होगी? क्योंकि इंसानी स्वभाव ऐसा है कि जब एक ही घर में दो बेटे के साथ माँ बाप अनजाने में भी, समझ लो आप,
अनजाने में भी अलग अलग व्यवहार करने लगे, उसको ज्यादा करने लगे, इसको कम करने लगे, तो यहाँ सवाल पैदा होता है और मन में गुस्सा आता है और वही गुस्सा आगे चलकर नाराजगी बन जाता है। अगर ये बातें घर में हो सकती है तो पूरे समाज में क्यों नहीं होगी? ये नीति बनाते वक्त किताबों के नियम काफी नहीं होते हैं? किसके लिए बना रहे हैं नीति? आम इंसान के लिए। वो नीति मैच ही नहीं करता, यहाँ पे ग्राउंड से कटा कटा लगता है। वो इंसानी मनोविज्ञान देखना पड़ता है, जमीनी हकीकत देखना पड़ता है। अगर ये कानून अनजाने में भी समाज को जोड़ने की जगह बांटने लगे तो उसका नुकसान किसी एक वर्ग को नहीं होगा, पूरी आम जनता को उठाना पड़ेगा उसका नुकसान। इसीलिए ये सवाल पूछना भड़काना नहीं है, जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हकीकत है और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, जिसमें मैं भी हूं, कि जाति की अलग अलग सुरक्षा देने के बजाय सबको सुरक्षा, सम्मान सुरक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबको एक सम्मान प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यही बुनियादी जरूरत है और एक गरीब के लिए यही सबसे बड़ा चिंता का विषय भी। और सच ये है कि आज ज्यादा भेदभाव इस आधार पे होता है। और एक और मजेदार बात बताता हूं आपको, अभी जो इस तरह की बातें कर रहा हूं मैं, इस तरह के विचारधारा के लोगों का, उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि मैं भी डेली ये फेस करता हूं। अच्छा, तो इसके जवाब में बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जिनमें 20-20 साल की सेवा कर चुके आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, ये कहते हैं कि भारत में भेदभाव आर्थिक नहीं बल्कि जातिगत है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, भारत में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। लेकिन अब असली सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर समस्या जाती है तो समाधान क्या होना चाहिए? क्या समाधान बदला लेना है या समाधान समस्या को खत्म करना है? क्योंकि अगर समाधान बदला होता तो शायद ऐसी नीतियां ठीक लगती, इसका सपोर्ट भी करता। लेकिन अगर समाधान समाज को जोड़ना है तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? और याद रखिए, आपका तर्क है। और सबसे बड़ी बात, आज इतनी योजनाएं, इतने कानून और इतनी सुरक्षा देने के बाद भेदभाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि पॉलिटिशियन इसके आग पे रोटी सेंक रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत इलाज कर रहे हैं? इसलिए सवाल साफ है, हमें समाधान चाहिए। सिस्टम को निष्पक्ष बनाइए, समाज को जोड़िए, ना कि ऐसी नीतियां जो कि अनजाने में भी एक नई दीवार खड़ी कर दे। और यहाँ वो चीज दिख रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति या धर्म का है ही नहीं, किसी वर्ग का नहीं है, ये न्याय और संतुलन की है। और आपकी राय इस चर्चा को आगे ले जाएगी, इसलिए कमेंट में खुलकर लिखिए। अगली वीडियो में उन्हीं तथ्यों और सुझावों के साथ हम फिर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।